हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज ब्लडी मून चैनल पर आप देखोगे 2006 में आई सर्वाइवल स्लैशर मूवी कोल्ड प्रे को। ये मूवी है नॉर्वेजियन लैंग्वेज में, जिसमें इसका नाम है फ्रिटविल्ट। इसका मतलब होता है ओपन सीजन। ये फिल्म अपने समय में काफी ज्यादा फेमस हुई थी, इसलिए इसके और 2 पार्ट्स भी आ रखे हैं। लेकिन ये फ्रेंचाइज नॉर्वे की इंडस्ट्री से ज्यादा बाहर नहीं फैल पाई, इसलिए इसका नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। खैर, इसको मैंने लिटरली 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा था और इसने जो थ्रिल दिया ये मेरी फेवरेट्स में शामिल हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है मैं आपको इस वीडियो के जरिए वो थ्रिल दे पाऊँ। और अगर आपको ऐसी थ्रिलिंग और हॉरिफाइंग मूवीज पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर, हर बार की तरह फिल्म मेकर्स के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। फिलहाल लेट्स वॉच समथिंग टेरिफाइंग। तो इसके स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जो बर्फ की तूफान में किसी से बचकर भाग रहा होता है। उसकी बाईं आंख में एक बर्थ मार्क भी है। खैर, ज्यादा दूर वो बचकर भाग नहीं पाता और उसके लाख मना करने के बाद भी उसका पीछा करने वाले ने उसे बर्फ में ही दफन कर दिया। इसी बीच हम एक न्यूज में उस बच्चे के पेरेंट्स को देखते हैं जो बता रहे थे कि वो नॉर्मली बाहर गया था खेलने के लिए, लेकिन फिर लौटा ही नहीं। खैर, इसके बाद हम और न्यूज रिपोर्ट्स को देख पाते हैं जिसमें कई और लोगों के मिसिंग होने की खबर थी और 4-5 लोग गायब नहीं हो रहे थे। कभी 2 लोग, कभी पूरी की पूरी फैमिली, कभी स्कीयर्स का ग्रुप, और कुल मिलाकर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके थे जो कभी किसी को मिले ही नहीं। मिली तो सिर्फ निराशा और डर, क्योंकि अभी ईस्टर फेस्टिवल का समय था और लोग इस सीजन को एंजॉय करते थे माउंटेन्स में स्नोबोर्डिंग और स्की करके। खैर, इतना तो इसका इंट्रो था। इसके बाद हम 5 फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं जो वेकेशन के लिए निकले हैं और सबसे पहले ये करेंगे योटनहाइमन की बर्फीली वादियों में स्नोबोर्डिंग। इसमें है आयरिक और उसकी गर्लफ्रेंड येनिक, मिकाल और उसकी बंदी इंगुन और उनके साथ उनका सिंगल दोस्त टोबियास। रास्ते में मिकाल और इंगुन लगे हुए थे अपने काम में, तो टोबियास उनसे कह रहा था कि तुम दोनों कब से डेट करने लगे। इसके जवाब में इंगुन ने बोला कि हमारी छोड़, तू अपना बता कि तू कब डेट पे जा रहा है। ये सुनकर टोबियास ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, बाकी वो खुद समझदार है। खैर, जगह पे पहुंचकर उन्होंने गड्डी को साइड में लगाया और वो स्नोबोर्डिंग के लिए माउंटेन पर चढ़ाई करने लगे। ऊपर पहुंचकर वो स्नोबोर्डिंग करके दूसरे तरफ नीचे उतरने लगे। 5 दोस्त मस्ती में नीचे आ रहे थे, लेकिन इतने में टोबियास डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि उसके एक पैर की हड्डी चटक गई है और ठंड का लेवल देखकर आप दर्द का अंदाजा लगा ही सकते हो। खैर, येनिक ने जैसे तैसे उसकी हड्डी बैठाई जिससे उसे थोड़ा आराम मिला होगा। फिर वो सोचने लगे कि आगे क्या करना है। येनिक थोड़ा ऊपर की तरफ गई तो उसे कुछ दूर में दिखा एक होटल। अब गाड़ी तक वापस तो जा नहीं सकते, इसलिए वो सब उसी होटल की तरफ चल पड़े। होटल पूरी वीरान पड़ी थी, मेन गेट तक लॉक्ड था अंदर से, इसलिए आयरिक ने एक स्की पोल से खिड़की तोड़ा और अंदर से दरवाजे को खोलकर उन्हें अंदर लिया। होटल की दशा देखकर नहीं लग रहा था कि यहाँ हाल ही में किसी ने चेक इन किया होगा। खैर, टोबियास को लेटाकर वो लोग उसके पैर के लिए कुछ सीधी चीज खोज रहे थे और उन्हें मिला स्टिक और चेयर, जिनकी लकड़ी से टोबियास का काम भी हो जाएगा और आग जलाने का भी। टोबियास की ट्रीटमेंट करने के लिए येनिक कुछ खोज रही थी तो उसे मिली शॉटगन की एक बुलेट। उस पे उसने ज्यादा दिमाग दौड़ाया नहीं, क्योंकि वहीं उसे सुपर ग्लू मिल गया जिससे उनका काम बन जाएगा। टोबियास को ट्रीट करके वो लोग सोचने लगे कि आगे क्या करना है। सब कोई रात यहीं बिताना चाहते थे, क्योंकि कार तक वापस जाने जितनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं बची थी। जगह का मुआयना लेने आयरिक मिकाल और इंगुन के साथ निकल गया और येनिक रुकी टोबियास के साथ। पूरे होटल में बिजली नहीं थी, इसलिए वो टॉर्च के सहारे चल रहे थे। तभी उनके पैर के नीचे कुछ कांच आए जो थे वहाँ के फायर एक्स के शेल्फ के। एक्स को वहाँ से निकाल लिया गया था। खैर, थोड़े आगे उन्हें नीचे जाने का रास्ता दिखा, जहाँ से होते हुए उन्हें मिला जनरेटर रूम। इतने में हम ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ टोबियास येनिक को कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर हंसा रहा था, जिसके बाद हम समझ पाए कि वो भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स रखता है, लेकिन कह नहीं सकता। मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए दर्द में भी जोक सुनाएगा। खैर, इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आते हैं। इसके बाद येनिक को मेन डोर खुलने की आवाज आई, जिसे चेक करने वो जाती है और तभी हम बाहर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानिक को देख पाते हैं। ज्यादा दिमाग यानिक लगाती नहीं और दरवाजे को बंद करके वापस चली आती है। वहीं काउंटर पे पड़ा रजिस्टर उसे दिखता है, जो वहां पर ना जाने कब से पड़ा धूल खा रहा था।
नीचे आयरिक जनरेटर को फिक्स करके हर तरफ उजाला कर देता है। मिकाल और इंगुन उसे छोड़कर कहीं निकल जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद जब आयरिक निकल रहा होता है तब उसे वहीं नीचे से कुछ आवाजें आती है और माहौल तो पूरा ऐसा बन चुका था कि इसका काम तो हो गया, यहाँ जो कोई या जो कुछ भी है वो अब इसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सही सलामत ऊपर पहुंच गया था। वहीं नीचे मिकाल और इंगुन पहुंचे एक रूम तक जिसका नंबर था 237। 237 रूम नंबर रेफरेंस है द शाइनिंग मूवी का। द शाइनिंग हॉरर जॉनरा में बहुत बड़ा नाम है, कल्ट क्लासिक। अब उसे मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि रूम नंबर 237 उसी का रेफरेंस है और उस रूम में काफी कुछ इंसिडेंट हुए थे उस मूवी में, और इसमें भी इस रूम की हालत बहुत बुरी थी। रूम को देखकर लग रहा था कि वहाँ आग लगी थी और खिड़की भी टूटी हुई थी। इससे वो ये सेंस बना रहे थे कि आग लगने पर किसी ने उस फायर एक्स की मदद से खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश करी होगी। इतना देखकर ही उन्हें समझ जाना चाहिए था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं, लेकिन अभी कहीं जा भी तो नहीं सकते ना। खैर सब ऊपर मिलकर महफिल जमा रहे थे, ड्रिंक्स वगैरह बना रहे थे जैसे होटल हो इनके चचा का। वहीं यानी गेस्ट रजिस्टर को देख रही थी जिसमें आखिरी एंट्री में लिखा हुआ था कि हिम्मत मत हारना, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। वो एंट्री 1975 में की गई थी और अभी साल है 2006, मतलब पिछले 30 सालों से यहाँ कोई गेस्ट नहीं आया। उसमें उन्हें मूवी के स्टार्टिंग वाले फैमिली की फोटो भी मिली और उसे जब मिकाल ने देखा तो वो उस लड़के को उसके लुक्स को लेकर बुरा भला कहने लगा। तभी ऊपर का शॉट दिखाया गया माहौल को थोड़ा ईयरी बनाने के लिए, मानो उन्हें ऊपर से कोई देख रहा है। खैर अब समय था सोने का, तो मिकाल और इंगुन तो एक कमरे में चले गए और आयरिक और यानिक वहीं पर सो गए। थोड़ी देर बाद मिकाल और इंगुन का रोमांस चालू था, जिस बीच मिकाल ने एक स्टेप आगे बढ़ाया तो इंगुन ने कहा कि वो अभी रेडी नहीं है। ऐसा एक बार होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो गया जिससे उन दोनों के बीच काफी ज्यादा टेंशन बनने लगी थी। तभी उन दोनों के आपस में बोले गए शब्दों से दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए थे, तो मिकाल वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही कह गया, तो उसने सोचा कि उसे वापस जाना चाहिए। वहीं इंगुन भी दरवाजे पर ही खड़ी थी सेम फीलिंग्स के साथ कि मुझे भी उसे वापस बुला लेना चाहिए, लेकिन दोनों के सामने शायद उनकी ईगो आ गई और मिकाल चल दिया ऊपर और इंगुन वापस रूम में। और यही चीज इन्होंने कर दी सबसे बड़ी गलती। मिकाल ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि टोबियास टॉयलेट कर रहा था और आयरिक और यानिक उसे दे रहे थे फुल सपोर्ट। वो गाना चालू करके ड्रिंक करने लगा और वहीं नीचे इंगुन बाथरूम में शावर ऑन करती है तो उसमें से जो भी निकला वो नॉर्मल पानी तो नहीं लग रहा था। इतने में उसके पीछे से कोई गुजरा जिससे उसकी दिल की धड़कन और बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो अपने कपड़े लेकर जल्दी से रूम से निकल रही थी। लेकिन तभी उसकी एक लॉकेट गिर जाती है जिसे उठाने के चक्कर में कांड हो गया। किसी ने उसके बैग में एक पिकैक्स घुसा दिया और उसे खींच के अंदर ले गया, लेकिन जैसे तैसे वो बचकर भागी और यहाँ वहाँ से होते हुए वो बस ऊपर उन तक पहुंच ही गई थी कि किलर ने उसे सीढ़ी पर गिरा दिया और मिकाल ठीक उसके सामने था, लेकिन गाने की आवाज से मिकाल उसकी आवाज नहीं सुन पाया और वो किलर उसे ले गया। इसके बाद मिकाल ने यानिक के साथ थोड़ा दुख बांटा और फिर सब सो गए। सुबह मिकाल इंगुन के लिए नाश्ता लेकर रूम तक गया और वो बाहर से इंगुन को दरवाजा खोलने को कह रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने कल रात के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी इंगुन ने दरवाजा नहीं खोला। अबे खोलेगी कैसे? खैर वो नाश्ता वहीं नीचे रखकर चला गया क्योंकि उसे लग रहा था कि इंगुन बस उससे थोड़ा नाराज है, कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल अब बारी थी किसी के बाहर जाकर गाड़ी लेकर आने की। इसके लिए जा रहा है आयरिक, तो यानिक से गाड़ी की चाबी लेकर वो निकल गया। बाहर निकलते ही उसे अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी और कुछ दूरी पर उसे दिखे खून के निशान। उन्हें फॉलो करते हुए उसे मिली इंगुन की लाश, जिसे देखकर वो कुछ प्रोसेस कर पाता उससे पहले ही उस किलर ने उसके मुंह पे पिकैक्स दे मारा। वहीं अंदर जनरेटर का फ्यूल खत्म हो चुका था जिससे बिजली में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मिकाल यानिक को अपने साथ ले गया जनरेटर रूम में। वहां पड़े फ्यूल कैन से उन्होंने जनरेटर में फ्यूल भरा, तभी उन्हें दिखाया एक दरवाजा जिसे लकड़े से बंद किया गया था। मतलब यहाँ नहीं जाना, लेकिन हमारे तो कीड़ा है जी, हम तो जाएंगे। उसे खोलने पर आगे एक संकरी सी गली थी और ऐसा लगता था कि कितने लोगों का सामान यहाँ पड़ा हुआ है। वहां से उन्होंने एक चश्मा और टोपा उठा लिया। मूविंग ऑन वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे जिसे देखकर उन्हें पता चल गया था कि यहाँ कोई तो रह रहा है। वहां पर कई सारे औजार हथियार भी पड़े हुए थे। यहाँ वहां ताका झाकी करने पर उन्हें मिली उसी बच्चे और इस होटल की पिक्चर, और न्यूज़पेपर पे होटल का नाम लिखा गया था होटल ऑफ इविल। वहां उन्हें कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही गाड़ियों की चाबी मिली और साथ ही ढेर सारी अंगूठियां, और ये सारी चीजें किसी भी एंगल से 30 साल पुराने तो नहीं लग रहे थे। इन्हें देखकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागे और बाहर निकलकर हंसने लगे।
वहीं तोबियास की नींद खुली और वो सोचने लगा कि सब कोई कहाँ चल गए। खैर उसे तो लगी थी बहुत तेज भूख, तो वो किचन में जाकर कैन फूड खोल रहा था। इतने में यानिक गई इंगुन को मनाने और मिकाल पहुंचा ऊपर उसे तोबियास दिखा नहीं, तो वो उसे खोजने लगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और यानिक दरवाजा खोलती है तो उसे दिखता है अंदर का नजारा। अंदर जमीन पर खून ही खून था। यहाँ तोबियास को खोजते हुए मिकाल पहुंचा किचन के पास और वहाँ भी ढेर सारा खून था। लेकिन किचन के अंदर गए तो पता चला कि वो खून नहीं, उसका कैन फूड था और उसके साथ तोबियास भी नीचे गिर गया था। उसे मिकाल ने उठाया और तभी वहाँ पहुंची यानिक और उसने उन्हें बोला जल्दी चलो इंगुन के रूम में। वहाँ जाकर मिकाल तो खून देखकर बौखला गया था। उसने नीचे पड़े इंगुन के लॉकेट को उठाकर अपने पास रख लिया। उन्होंने सोच लिया था कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा, लेकिन तभी उन्हें ऊपर दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे उनकी इतनी बुरी फटी कि रूम में घुसकर अंदर छुप गए और एक टेबल को दरवाजे पर अड़ा दिया। टोबियास कंफ्यूज था कि आखिर मामला चल क्या रहा है। तब यानिक ने उसे जनरेटर वाले रूम की बात बताई, वही लोगों के सामान वाली। अब वो श्योर थे कि नीचे कोई रह रहा है और उसी ने इंगुन को मारा है। यानिक का मानना था कि आयरिक जब तक नहीं आ जाता तब तक वो यहाँ से नहीं निकलेंगे, लेकिन मिकाल थोड़ा ज्यादा ही चटपटा रहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे चल दिया इंगुन को खोजने। यानिक ने उसे रोका भी था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लग तो रहा था उसे बहुत डर और कांप रहा था वो थर-थर। जैसे ही गया वो किचन के अंदर, पीछे मुड़ा तो कहा अरे भयंकर। बेसिकली वो इंगुन को खोजते खोजते पहुंचा किचन में, जहां उसे इंगुन तो नहीं मिली लेकिन किलर ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन मिकाल उससे बचकर बाहर की तरफ भागा और छत के ऊपर छुप गया। किलर बाहर आया और फाइनली हम तो उसे ढंग से थोड़ा देख पाए, लेकिन किलर मिकाल को नहीं देख पाया और वापस अंदर चला गया। मिकाल उसे पूरे ऊपर से नीचे नाप रहा था और वो सच में काफी हट्टा कट्टा था। उसे देखकर अच्छियों के मन में दहशत भर जाए। इसके बाद मिकाल जल्दी से उनके पास उसी रूम में पहुंचा जहां वो तीनों दरवाजे के सामने बैठ गए। इनकेस किलर दरवाजा खोलने वहां आया तो, और ये लो आ भी गया, लेकिन उसने ज्यादा जोर लगाया ही नहीं। मिकाल कह रहा था कि वो तो आराम से इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकता था। इसका मतलब किलर इन पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है खिड़की से बाहर ये भाग नहीं सकते। बिना गर्म कपड़ों के बर्फ के रेगिस्तान में कितने देर टिकेंगे। भागना ऑप्शन में नहीं था। या तो किलर से लड़ो और उसे मारो या फिर खुद मर जाओ। मिकाल यानिक से कह रहा था कि इस लंगड़े को छोड़ और मेरे साथ चल। बाहर बांध से स्की बोर्ड वगैरह लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, ये तो वैसे भी नहीं बच पाएगा। लेकिन यानिक उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। किसी ने भी किसी की बात नहीं मानी और मिकाल खिड़की फांदकर बाहर चला गया। बार्न में वो घुस ही रहा था तभी उसका पैर फंस गया एक बियर ट्रैप में। खैर उस ट्रैप को तो उसने जैसे तैसे खुद से ही खोल लिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वैसे ही होटल से बाहर आया किलर। ये किलर बहुत हो गया, इसका असली नाम बताता हूँ। इसका असली नाम है माउंटेन मैन, लेकिन इसे हम बुलाएंगे प्रेडेटर, क्योंकि मूवी के नाम के हिसाब से ये सब इसके प्रे हैं। खैर बकवास बंद करता हूँ। मिकाल जल्दी से स्कीज के पीछे छुप गया और प्रेडेटर वहां आ गया था। मिकाल अच्छा खासा छुपा हुआ था, लेकिन ना जाने उसे कौन सा कीड़ा लड़ा। उसने सोचा कि वो जख्मी पैर के साथ प्रेडेटर से भाग सकता है। पागल वहां से निकलकर बाहर जाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, जैसे प्रेडेटर इसे धक्का देकर खोल ही नहीं सकता। उसने बाहर आकर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे सुला दिया और ये सारा नजारा वो दोनों अंदर से देखकर अंदर से सहम चुके थे। वो जल्दी से भागकर छुप गए लीस्ट एक्सपेक्टेड जगह पर, यानिक किचन में। यानिक ने कहा कि अगर उन्हें भागना है तो स्कीज का जुगाड़ करना होगा और अगर लड़ना है तो हथियार का। दोनों ही चीजें उन्हें मिलेगी बाण में, जहां जाएगी यानिक। उसके जाने से पहले तोबियास उसे रोककर अपने दिल की बात उससे कहने ही वाला था कि यानिक ने कहा कि मैं जानती हूँ, और थोड़ा सा माहौल ईमो हो गया था। वो वहां से निकली, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसके सामने ही प्रेडेटर मिकाल की बॉडी लेकर आ रहा था। यानिक जल्दी से वहीं छुप गई और प्रेडेटर के जाने के बाद वो बाण में गई। वहां उसे मिले स्की बोर्ड, टॉर्च और एक भारी भरकम स्लेज को वो हिला तक नहीं पाई तो निराश होकर उसी पे लेटकर रोने लगी। इससे उसका एक फायदा भी हुआ, उसे ऊपर दिखी एक शॉटगन, और गोली तो मूवी के स्टार्ट में इसे एक मिली थी, इसलिए उसने बचते बचाते उस गोली को हासिल किया और वापस गई टोबियास के पास। अब उनके पास सिर्फ लड़ने का ऑप्शन बचा था और रिस्क बहुत ज्यादा था, क्योंकि गन में सिर्फ एक ही गोली थी, मारो या मरो वाला हिसाब। वो दोनों सीधा पहुंचे प्रेडेटर के अड्डे में और अब रोल्स चेंज होंगे। शिकारी शिकार बनेगा और शिकार शिकारी।
पहले यानिक ने दरवाजा खोलकर कंफर्म किया कि वो यहाँ है तो नहीं ना। इसके बाद उनका काम चलाओ प्लान था जनरेटर ऑफ करने का, और जब वो यहाँ उसे ऑन करने आएगा तो वो लोग उसे मार सकते हैं। जनरेटर बंद करते ही यानिक को उस गली में कुछ दिखा, जो थी कार की चाबी, और ये चाबी खुद उसी ने आयरिक के जेब में डाली थी। वो अंदर जाने से पहले टोबियास से कह कर गई कि प्रेडेटर आए तो फ्लैश जलाकर इंडिकेट करना। तभी टोबियास को एक कटर नाइफ मिली जिसे उसने अपने पास रख लिया। यानिक अंदर गई तो वहाँ उसे मिकाल और इंगुन की बॉडी तो मिल ही गई, साथ ही मिला आयरिक, जो मरा तो नहीं था लेकिन वो अपने कॉन्शियसनेस में भी नहीं था। यानिक ने उसे उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उठ नहीं पाया। तभी फ्लैश जलाकर टोबियास ने यानिक को सतर्क किया, और जाने से पहले यानिक ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी, लेकिन उसने कार की चाबी आयरिक को पकड़ाई थी, जो वो जल्दी में उससे लेना भूल गई। खैर जल्दी से वो बाहर निकलकर वहीं पर छुप गई। प्रेडेटर वहां आया और वो उस गली से होते हुए अंदर जा रहा था, जिसका यानिक ने फायदा उठाना चाहा, लेकिन प्रेडेटर ने उसकी आवाज सुन ली और यानिक गन चला पाती उससे पहले उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी। दिमाग तो है साले में। यानिक ने भी उसके मुंह पे दरवाजा बंद करके गन वहीं पर अड़ा दिया। टोबियास को लगा उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और वो उसे यहाँ से चलने को कह रहा था, लेकिन यानिक ने उसे बताया कि आयरिक अंदर ही है। तो टोबियास भी लाइक, हैं कैसे, कब, क्यों? अबे क्यों का क्या मतलब है? वो अंदर है तो है। अच्छा हाँ, ये तो पूछेगा ही ना। खैर यानिक को पता था क्या करना है। वो गन वहां से निकाल कर हाथ में लेकर रेडी हो गई। टोबियास ने एक पाना फेंका दरवाजे पर, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तभी अचानक प्रेडेटर ने दरवाजा खोला और आयरिक को सामने खड़ा कर दिया। यानिक ने गन चला दिया, लेकिन टोबियास ने उसकी दिशा चेंज कर दी थी। इसके बावजूद भी आयरिक को प्रेडेटर ने अपने पिकैक्स से पिक कर दिया और आयरिक के हाथ से चाबी वहीं गिर गई। अब उसे उठाने तो जा नहीं सकते, इसलिए टोबियास ने यानिक से गन लिया और उसे यहाँ से जाने को कहा। यानिक इसके लिए राजी नहीं होती, लेकिन टोबियास ने बोला जा। यानिक ने बोला नहीं, उसने बोला जा, इसने बोला नहीं, जा नहीं, जा नहीं। हाँ, ये कर लो पहले। अंत में यानिक को वहां से जाना पड़ा और टोबियास अब प्रेडेटर को खाली गन से डरा रहा था, लेकिन उसका काम तो हो नहीं था। प्रेडेटर ने उसे भी अपने पिकैक्स से मार दिया। यानिक फटाफट से बांध से स्की लेकर भाग रही थी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर प्रेडेटर ने उसे पीछे से चित कर दिया। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि प्रेडेटर लिटरली उन पांचों को स्लेज में खींचकर ले जा रहा था। भाई यानिक उसे तब नहीं खींच पा रही थी जब वो खाली पड़ी थी। खैर सबसे नीचे थी यानिक और वो जिंदा थी। वो समझ चुकी थी कि वो कहाँ है और अब उसका क्या होने वाला है। प्रेडेटर उन्हें गहरी खाई के पास लेकर गया और उसकी हाइट नापकर उसने पिकैक्स को वहीं पिन कर दिया। इसके बाद उसने मिकाल और इंगुन की लाश को ले जाकर फेंका। फिर बारी थी आयरिक की, तो उसे वो जैसे ही लेकर गया तो यानिक को कुछ दिखा। प्रेडेटर की किस्मत बुरी थी क्योंकि टोबियास के जेब में छुरी थी, वही कटर नाइफ। उसे यानिक ने पक से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। प्रेडेटर जब टोबियास को लेकर जा रहा था तब उसने नाइफ बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे आवाज हुआ और प्रेडेटर ने मुड़कर देखा, लेकिन यानिक ने तेजी दिखाई। फिर प्रेडेटर वापस गया तो वो चक्कू लेकर पूरा रेडी तैयार होकर बैठ गई, लेट गई। इस बार जब वो उसे लेने आया तो उसे गर्दन पे चक्कू खाना पड़ा। यानिक जल्दी से उसके एक्स की तरफ बढ़ी, लेकिन फिसल गई। उनके बीच थोड़ा स्ट्रगल हुआ, जिसका अंजाम ये था कि यानिक खाई के एज तक आ चुकी थी, लेकिन टोबियास का सैक्रिफाइस वो वेस्ट कैसे जाने देती। उसने उसके चेहरे से गॉगल्स हटाए तो सामने आया एक बड़ा राज। उसके एक आंख पे था बर्थ मार्क, मतलब ये वही बच्चा है जिसे हमने देखा था इंट्रो में। गॉगल्स हटाने से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिससे यानिक उस पे हावी हो गई थी और आखिर में उसने उसके सीने में उसी का पिकैक्स घुसा दिया और उसे फेंक दिया नीचे गिरते हुए उसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे अपने बचपन के, जिसमें हमने देखा कि उसे बर्फ में किसने दफनाया था। वो और कोई नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स थे। खैर इसके बाद वो नीचे गिरा और यानिक वहीं बैठ गई। और गाइज एंड गर्ल्स, यहीं पे ये क्रेजीनेस से भरी मूवी खत्म हुई। अब आप कहोगे कि प्रेडेटर मतलब माउंटेन मैन तो मर गया, अब बाकी के 2 पार्ट्स में क्या होगा? वेल वो जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा ना, उसे दबाओ, फिर घंटी बजाकर पार्ट 2 का इंतजार करो, क्योंकि माउंटेन मैन अभी मरा नहीं। पार्ट 2 को मैं 1-2 दिन में लाने की कोशिश करूंगा। वेल इसके डायरेक्टर हैं रोआर उथुआग और ये हैं इसके राइटर्स। इसी के साथ ये था कोल्ड प्रे पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में कई सारे सवाल और बातें क्लियर करेंगे आगे वाले पार्ट में, तो आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट अब आपसे मिलेगा उन्हीं में। तब तक के लिए बाय बाय।